कक्षा 10 के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे और बिल्कुल हम लोग इसको बेसिक से पढ़ेंगे। और इसमें साथ में हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। सबसे बड़ी बात, इसके प्रश्नावली 1.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं वे सभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से ही सारे क्वेश्चन हल हुए हैं। तो यदि आपने अच्छे से समझ लिया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है और इसका यूज कैसे किया जाता है, तो प्रश्नावली 1.1 बहुत ही आप आसानी से कर सकते हैं, आपको रटना नहीं पड़ेगा क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम लोग संख्याओं के प्रकार पढ़ लेते हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें उसमें अगर क्वेश्चन में एक दो बार अगर आ जाता है तो हमें समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग ये सभी पढ़ लेते हैं। हालांकि आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो पहली संख्या है प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, इसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इसे हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसमें संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, यानी गिनती वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक ना। अब दूसरी प्रकार है पूर्ण संख्याएं, इसे कहा जाता है होल नंबर्स। होल नंबर्स, यदि हम लोग इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जीरो ऐड है और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी कि यदि हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो भी ऐड कर दें तो वे सभी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक ना। यानी कि हम इन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब तीसरा आता है पूर्णांक, इंटीजर्स, इसे हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें जीरो से लेकर के ये 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक आता है, यानी कि इसमें पूर्ण संख्याएं आती हैं और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक रूप आता है, यानी कि -1 -2 -3 ये सभी संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। इन सभी संख्याओं को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। आप लोग थोड़ा इसमें ध्यान से देखिएगा, ये पूर्ण संख्याएं और ये पूर्णांक दोनों लगभग मिलता शब्द है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पूर्ण संख्याएं ये होता है और पूर्णांक संख्याएं इन सभी को कहते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, देखिए पूर्णांक में 1 से यानी कि 1 2 3 4 ऐसे ही अनंत तक जो धनात्मक वाली संख्या है इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जो ऋणात्मक वाली संख्या है उसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये धनात्मक पूर्णांक क्वेश्चन में कई बार प्रयोग हुआ है, तो आप लोग, यानी कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या ही होती है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को ही हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। अब ये आता है भाज्य संख्याएं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं, ये इसमें आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि इन दोनों शब्दों का तो लगता है सबसे अधिक प्रयोग है क्वेश्चंस में। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याओं का परिभाषा होता है ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटती है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से कटती ही हैं लेकिन किसी अन्य संख्या से भी वो कटती है, तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक ना। अब एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे 4, यहाँ पे ये 4 है, तो 4 1 से भी कटता है और 4 4 से भी कटता है। यहाँ पे कटने का मतलब है कि यदि हम लोग 1 से 4 में भाग दें तो शेषफल 0 आएगा, 4 से 4 में भाग दें तो शेषफल 0 आएगा, ठीक ना। लेकिन 4 जो है 1 और 4 से कटने के बावजूद ये 2 से भी कटता है, ठीक ना। उसी तरीके से 6 की बात करें तो 6 1 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और इन दोनों के अलावा 2 से भी कटता है। 8 जो है, अब 8 की बात करें तो 8 1 से भी कटता है और 8 से भी कटता है, इन दोनों के अलावा ये 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो ऐसे ही हमें संख्याएं पता करना जो 1 से और स्वयं से कटने के बावजूद किसी अन्य संख्या से भी कटे, तो उन सभी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब अभाज्य संख्याएं, तो बस इसी का उल्टा अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल 1 से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, उन सभी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 दिया गया है, तो 2 1 से कटता है और 2 स्वयं से कटता है, यानी कि 2 2 से भी कटता है, ठीक।
इन दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है। यहाँ पे 3 की बात करें तो 3 1 से कटता है और 3 से खुद से कटता है, और इन दोनों के अलावा 1 और 3 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है। वैसे ही 5 की बात करें तो 5 1 से कटता है और 5 5 से कटता है, इन दोनों के अलावा किसी से नहीं कटता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बहुत लोग पूछेंगे कि इसमें 1 क्यों नहीं लिया गया है, यानी कि 1 कैसे अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक ना। ये तो पता ही है कि 1 भाज्य संख्या नहीं हो सकती, तो बहुत लोग पूछेंगे 1 अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर 1 की बात करें तो 1 1 से तो कटता ही है, लेकिन 1 स्वयं से भी कटता है, यानी कि एक बार 1 और हम लोग लिखेंगे, ठीक ना। तो इन दोनों में अगर देखें तो 1 और 2 दोनों बराबर नहीं है। इसमें देखें तो 1 और 5 बराबर नहीं है, इसमें भी देखें तो 1 3 बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 और 1 दोनों बराबर है। तो इस तरीके से ये कहने का मतलब एक रूल भी हो सकता है कि दोनों बराबर नहीं है, देख लीजिए, लेकिन इसमें बराबर है। तो इस तरीके से 1 अभाज्य संख्या में नहीं लिया जाता, और न भाज्य संख्या में लिया जाता है, न अभाज्य संख्या में लिया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये परिमेय संख्याएं, ठीक ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं, ध्यान से सुनिए इसकी परिभाषा, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जिसमें q 0 के बराबर न हो, ठीक ना। ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें p और q का मान पूर्णांक होना चाहिए ना। तो अब एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो 1/2 है, तो इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे p का मान क्या है? 1 है ऊपर, और q का मान क्या है? 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिए q 0 के बराबर नहीं है, तो ये शर्त तो पालन हो गया। लेकिन अब बात करेंगे कि p और q पूर्णांक है कि नहीं, तो 1 और 2 पूर्णांक है, वो भी कौन सा? धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। अब -2/3 की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p का मान -2 है, q का मान 3 है, और जबकि 3 0 के बराबर नहीं है, तो ये वाला तो हो गया पालन इस नियम का। अब इसमें -2 जो है ऋणात्मक पूर्णांक है, 3 जो है धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि दोनों पूर्णांक हैं, -2 और 3 दोनों पूर्णांक हैं। तो इस तरीके से ये भी परिमेय संख्या होगी। और इसको अभी मैं बताऊंगा जीरो को। सबसे इसके पहले ये समझ लीजिए, -2 और -5, तो -2 भी पूर्णांक है और -5 भी पूर्णांक है, वो भी दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो और q का मान 0 के बराबर भी नहीं है, तो इस तरीके से ये भी परिमेय संख्या हो गई। इसे हम लोग चाहें तो हल कर सकते हैं 2/5। अब यहाँ पे देखिए 0, तो 0 परिमेय संख्या है या फिर नहीं, इसका क्वेश्चन भी आता है कि 0 परिमेय है कि नहीं। तो देखिए ये 0 है, और कोई भी यदि संख्या हो तो उसके नीचे हम लोग /1 लिख सकते हैं। तो 0 को हम लोग 0/1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें p का मान क्या हो गया? 0 हो गया, q का मान क्या हो गया? 1 हो गया, और जबकि q जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये वाला एक शर्त तो पालन कर रहा है। अब देखते हैं कि 0 और 1 पूर्णांक होता है। हाँ, 0 और 1 पूर्णांक होता है, यानी कि इस तरीके से 0 भी एक परिमेय संख्या हो गई। तो अगर एक संख्या और की बात करें, जैसे मान लीजिए 1/0, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सबसे पहला शर्त यही है कि नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जबकि ये नीचे 0 के बराबर है। तो जब नीचे आप लोग हर में जहाँ भी 0 देखेंगे तो वो डायरेक्ट आप लोग लिखेंगे ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ये अपरिमेय संख्याएँ, तो बस इसी का उल्टा है कि ऐसी संख्याएँ जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां p और q पूर्णांक हैं, ठीक ना। तो अगर √2 की बात करें तो इसे हम लोग √2/1 लिख सकते हैं, ठीक ना। इसमें q का मान 0 के बराबर भी नहीं है, तो यानी कि ये वाला शर्त तो पालन कर रहा है। अब इसमें p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन इसमें केवल हर पूर्णांक है, √2 पूर्णांक नहीं है। आप लोग पूर्णांक में देखेंगे तो पूर्णांक में √2 कहीं आता ही नहीं है। तो इस तरीके से ये अपरिमेय संख्या हो गई। इसी तरीके से ये दोनों भी अपरिमेय हो जाएंगे, ठीक ना। ये पाई बहुत लोग समझते हैं कि परिमेय होता है, लेकिन पाई भी अपरिमेय होता है। इसे हम लोग समझ लेते हैं कि ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद हम लोग पाई समझेंगे। तो ये इसमें
करने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार देखकर भी हम लोग बता सकते हैं कि ये संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो यदि दशमलव प्रसार में ये गुण होता है अनावसानी और अनावर्ती, यानी यदि किसी दशमलव प्रसार में ये गुण पाया जाता है अनावसानी अनावर्ती, तो वो अपरिमेय संख्या होता है। अनावसानी का मतलब होता है कि ये डॉट ऐसे ही अनंत तक चलता जाएगा, और अनावर्ती का मतलब होता है कि दशमलव के बाद कोई भी एक निश्चित अंक बार बार नहीं दोहराता है। जैसे इसमें देखिए 10 और फिर 100,000 आए, फिर 1,000 आ जाए, फिर 10,000 आएगा, ऐसे ही, यानी कि कोई निश्चित अंक नहीं दोहरा रहा है दशमलव के बाद, तो ये अनावर्ती कहलाएगा। तो ये हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। अब पाई देखते हैं कैसे अपरिमेय है। तो पाई का मान जो 22/7 होता है, ये पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक ना। पाई का मान कुछ दशमलव के रूप में होता है और उसमें उस दशमलव वाली संख्या में अनावसानी अनावर्ती का गुण पाया जाता है, और उसका जो मान होता है, इसका मतलब दशमलव वाली संख्या का मान लगभग 22/7 के मान के करीब होता है, इसलिए 22/7 लगभग मान लिया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। इसकी परिभाषा ध्यान से समझिए। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं, इन सभी के समूह को, यानी कि इन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि यदि 1/2 दिया गया है तो ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या के साथ साथ वास्तविक संख्या भी है। √2 अपरिमेय संख्या के साथ साथ वास्तविक संख्या भी है, ठीक ना। यानी कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यूक्लिड क्या है। तो यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है जिसे फादर ऑफ जियोमेट्री कहा जाता है, ठीक ना, यानी ज्यामिति के पिता इन्हें कहा जाता है। तो इन्होंने ये रूल लाया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। अब बात करते हैं विभाजन। तो विभाजन का मतलब क्या है। तो विभाजन भाग देने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए एल्गोरिथम में क्या होता है। तो एल्गोरिथम समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे यदि कहा जाए कि आप 2 से 5 में भाग दीजिए, तो इसमें जैसे पहला स्टेप होगा कि 2 का आप पाड़ा पढ़िए और ऐसी संख्या प्राप्त कीजिए कि वो 5 के बराबर या फिर 5 से छोटा हो, तो ये 2 बार जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे बचेगा 4। अब दूसरा स्टेप में क्या करना होता है कि 5 मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना रहता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये भाग देने का ये मतलब स्टेप है। तो जब तक हम लोग इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तब तक ये सलूशन नहीं होगा, ठीक ना। तो कह सकते हैं एक तरह से कि हल करने की प्रक्रिया को ही एल्गोरिथम कहा जाता है, ठीक ना। तो ये उतना खास नहीं है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सबसे इम्पॉर्टेंट है। और किसी भी चीज़ को हम लोग यदि किसी दूसरे कथन को या फिर किसी सवाल को हल करते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, और जब प्रमेयिका का प्रयोग करके हल कर लेंगे तो पूरा प्रोसेस जो है वही तो एल्गोरिदम कहलाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझ लेते हैं ये प्रमेयिका क्या होता है, और इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। और मैं इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें ये प्रमेयिका क्या होता है। तो प्रमेयिका का मतलब होता है, प्रमेयिका एक पहले से सिद्ध किया गया कथन होता है, ठीक ना। प्रमेयिका एक पहले से सिद्ध किया गया कथन होता है जिसकी मदद से हम लोग कोई अन्य कथन सिद्ध करते हैं या फिर कोई नया फार्मूला मतलब निकालने में उसका उपयोग करते हैं, तो इसे हम लोग प्रमेयिका कहते हैं। तो यूक्लिड जी ने हमें क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि यदि a और b कोई दो संख्याएं, कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक ना। यदि a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं और इसमें a का मान b से बड़ा है, तो इनमें हम लोग एक संबंध लिख सकते हैं, जबकि इसमें दो अन्य संख्याओं का प्रयोग होगा। तो कैसे संबंध लिख सकते हैं, चलिए बताता हूँ। तो इसे लिख सकते हैं, जो बड़ी संख्या वो बाएं साइड हो जाएगा, यानी कि a बराबर ये हो जाएगा b फिर q प्लस r। तो इसमें a और b तो दिया है और अन्य संख्या जो मैं बताया था वो q और r है। और इसमें एक शर्त और होता है, जो r का मान है वो r का मान 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होना चाहिए,
नहीं तो b से छोटा होना चाहिए, ठीक ना। और ये जो संबंध है, ये संबंध कोई अलग से नहीं है, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। जो भाग देने की प्रक्रिया होती है ना, चलिए अभी समझा देता हूँ। तो जैसे a और b 2 संख्या दी गई हैं, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम लोग भाग देंगे, यानी कि b से हम लोग a में भाग देंगे। छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो मैं मान लेता हूँ इसका भागफल q आ रहा है, ठीक, और इसका शेषफल r आ रहा है। तो ये अंदर वाला जो होता है वो भाज्य कहलाता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। तो इनमें संबंध पहले से आप लोग जानते होंगे, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये कुछ और नहीं, बस यही है। देखिए, भाज्य a हो गया, भाजक b हो गया, और भागफल q से प्लस शेषफल r। और आपको पता है कि जो शेषफल होता है वो या तो 0 होता है, नहीं तो 0 से बड़ा होता है, या फिर भाजक से छोटा होता है। ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा r का मान, ठीक ना। तो चलिए इसे हम लोग एक बार अंकों से समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 3 और 2, ठीक ना। इसमें हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन बड़ी है। तो 3 बड़ी है 2 से, तो छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 2 से हम लोग 3 में भाग देंगे, तो ये 1 बार जाएगा, ठीक। फिर घटा देंगे तो शेषफल 1 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे भाज्य बराबर, यानी कि 3 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी कि 2 गुणा 1 प्लस शेषफल। तो बस यही यूक्लिड विभाजन इस पर लागू हो गया, बस यही तो है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसका प्रयोग हम लोग HCF निकालने में, 2 संख्याओं का HCF निकालने में प्रयोग करते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालने में प्रयोग करते हैं। तो आई होप जो कुछ मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग अगली वीडियो में प्रश्नावली 1.1